स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम पैरा पर। मैं फार्मासिस्ट रॉबिन सिंह एक बार फिर से हाजिर हूँ DSSB फार्मासिस्ट एग्ज़ाम के रिगार्डिंग लेकर के क्वेश्चन पेपर। ओल्ड क्वेश्चन पेपर हैं फार्मासिस्ट के, ये किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। अब मैं यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहा हूँ किस एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें 50 क्वेश्चन हैं आपके, और जिसमें से 25 क्वेश्चन आज देखेंगे और 25 क्वेश्चन कल देखेंगे। तो शुरू करेंगे हम अपना आज का सेशन। और देखिए दोस्तों, सेशन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आप इस पूरे वीडियो का जो PDF है वो चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पे चले जाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पे टेलीग्राम चैनल का लिंक है और वहाँ से आप इसकी PDF डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, तो शुरू करेंगे हम अपना आज का सेशन। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा हाई कंटेंट ऑफ ट्राइग्लिसराइड आर प्रेजेंट इन। कह रहा ट्राइग्लिसराइड का जो हाइयर कंटेंट है वो किस में प्रेजेंट होता है। तो आप आंसर करेंगे काइलोमाइक्रोन। काइलोमाइक्रोन या चाइलोमाइक्रोन, जो भी आप बोलना चाहें बोल सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं मेरी तरफ से, जो भी आपका मन आए वो बोलिए, लेकिन इसको याद कर लीजिए कि हाइयर कंटेंट ऑफ ट्राइग्लिसराइड आर प्रेजेंट इन काइलोमाइक्रोन। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे जाकर के। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा बीटा ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस इन। बीटा ऑक्सीडेशन कहाँ पे होता है, तो आप बताएंगे जाकर के माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को जिसको कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, यहाँ पे क्या ATP के फॉर्म में ऊर्जा, जो बॉडी में एनर्जी जो बनती है वो ATP के फॉर्म में बनती है माइटोकॉन्ड्रिया में, और ये बीटा ऑक्सीडेशन यहीं पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जिसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा सेस्मोइड बोन इज। इसके देखिए, इसको जब आप बोलेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ यार ये यहीं पे पाई जाएगी। तो सेस्मोइड बोन, पहले तो बोलिए आप इसको सेस्मोइड बोन, और ये पाई कहाँ जाएगी, फेस में पाई जाएगी। ठीक है ना, तो सॉरी, सेस्मोइड बोन इज प्रेजेंट इन पटेला। पटेला में पाई जाएगी। पटेला का मतलब आप समझ रहे हैं, ये आपका आया ऊपर से थाई, और थाई के बाद ये आपका घुटना, और घुटने के बाद ये आपके पैर। ठीक है ना, तो ये जो घुटने के ऊपर होता है, ठीक है ना, बोन, ये घुटने के ऊपर जो बोन पाई जाती है उसको कहते हैं पटेला। तो सेस्मोइड बोन इज प्रेजेंट इन पटेला। ठीक है ना, नी ज्वाइंट में। फिर क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा प्लेटलेट्स डिफिशियंसी कॉजेज। प्लेटलेट्स की अगर डिफिशियंसी बॉडी में हो जाती है तो क्या होगा। प्लेटलेट्स हेल्प करती है जाकर के किसमें, ब्लड के क्लॉटिंग में। ठीक है, ब्लड के क्लॉटिंग में। क्लॉटिंग का मतलब होगा जाकर के कि ब्लड गाढ़ा करने के काम आती है प्लेटलेट्स। और अगर प्लेटलेट्स की कमी हो जाएगी तो ब्लड क्लॉट तो नहीं होगा, और अगर ब्लड क्लॉट नहीं होगा तो ब्लड क्या होगा, ब्लीडिंग होती रहेगी, ब्लड बहता रहेगा शरीर से। तो यहाँ पे यही होगा जाकर के कि ये ब्लीडिंग होती रहेगी शरीर में, ब्लड जो है क्लॉट नहीं होगा अगर प्लेटलेट्स की डिफिशियंसी ज़्यादा है। इसी वजह से आप लोग देखते होंगे जब भी कभी भी डेंगू का मरीज आ जाए या कोई ऐसा मरीज आ जाए जिसमें प्लेटलेट्स का अमाउंट कम हो जाए, तो उसका क्या देखते हैं आपकी ब्लीडिंग होने लगती है। कभी नाक से ब्लीडिंग होने लगती है, ठीक है, आँखों से भी खून आ जाता है, कान से भी खून आ जाता है। तो ये मतलब कुछ सिम्टम्स होते हैं जाकर के। अगर फीमेल की बात करें तो वेजाइनल जो है डिस्चार्ज हो जाता है जाकर के, एक तरीके से मतलब ब्लड जो है निकल जाता है ना। तो ये मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल का अगर आप देखेंगे तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के फॉर्म में ब्लड निकलने लगता है। लेकिन मेंस्ट्रुअल साइकिल अलग चीज़ है। कई कई सारी जो फीमेल्स होती हैं वो इस चीज़ को नहीं समझ पाती हैं, किसमें, डेंगू के केस में, कि अगर मान लीजिए उनका प्लेटलेट्स कम हो गया, प्लेटलेट्स कम होता है तो उनको मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल की तरह, पीरियड्स की तरह जो है ब्लड जाता है। ठीक है, तो उनको लगता है कि ये उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल गड़बड़ हो गई, लेकिन ये मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं गड़बड़ होती है। वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे ब्लीडिंग होती है जाकर के, और वो ब्लीडिंग होती है क्या कारण होता है कि प्लेटलेट्स आपकी कम है। तो अगर इस तरीके की दिक्कत कभी भी किसी फीमेल्स को होती है तो वो ये नहीं सोचेगी कि उसकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो गड़बड़ हो रही है। उसको बताना चाहिए डॉक्टर को कि नहीं हमारे साथ ये दिक्कत हो रही है, तो डॉक्टर उस चीज़ को आइडेंटिफाई करे, उसका ट्रीटमेंट करे, है ना। तो बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। कह रहा है फॉलोइंग हैविंग फास्ट सेल डिवीज़न एंड रिपेयरिंग एबिलिटी। किसमें जो है फास्ट सेल डिवीज़न की एबिलिटी होती है और उसको रिपेयर करने की एबिलिटी होती है। फास्ट सेल डिवीज़न यानी जो सेल टूटने का प्रोसेस है वो जल्दी हो जाएगा, और सेल का जो रिपेयरिंग है वो भी जल्दी जो है होने लगती है। तो किस में होता है, इपिथीलियल टिश्यू में होता है जाकर के। इपिथीलियल टिश्यू जो होता है इसमें क्या होता है, फास्ट सेल डिवीज़न होता है, और साथ ही साथ इसके में जो रिपेयरिंग की एबिलिटी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। फास्ट सेल डिवीज़न होगा और फास्ट ही रिपेयरिंग होगी जाकर के। कौन सा होता है, इपिथीलियल टिश्यू। तो फॉलोइंग हैव फास्ट सेल डिवीज़न एंड रिपेयरिंग एबिलिटी इपिथीलियल टिश्यू। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। गवर्नमेंट ओपीएम फैक्ट्री इज सिचुएटेड एट। सरकारी जो ओपीएम फैक्ट्री है, अफीम की जो फैक्ट्री है, वो कहाँ पे स्थित है, तो आप बताएंगे गाजीपुर में। कहाँ पे है, गाजीपुर में। इस क्वेश्चन को रट लीजिए, बिल्कुल खून में अपने डाल लीजिए, ब्लड में इसको बिल्कुल
बहा लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको पक्का कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू व्हेन अ सेल केप्ट इन हाइपरटोनिक सोल्यूशन। कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट सही होगा अगर किसी भी सेल को, किसी भी कोशिका को हम हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखते हैं। ठीक है, देखिए एक होता है आइसोटोनिक, एक होता है हाइपरटोनिक, एक होता है हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक का मतलब होगा जाकर के जिस जिस सॉल्यूशन का पीएच हमारे ब्लड के पीएच से कम हो, इसको कहते हैं हाइपोटोनिक। ठीक है, आइसोटोनिक का मतलब जिस सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू हमारे ब्लड के पीएच वैल्यू के समान हो, उसको कहते हैं आइसोटोनिक। और एक होता है हाइपरटोनिक, जिस सॉल्यूशन का पीएच जो मान है, पीएच जो वैल्यू है हमारे ब्लड के पीएच वैल्यू से ज़्यादा होगी, उसको कहते हैं हाइपरटोनिक। तो कहता है कि अगर कोई कौन सा स्टेटमेंट सही है अगर कोई सेल जो है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखी जाए तो। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है वाटर मूव आउट ऑफ द सेल। सेल के अंदर जो वाटर होगा वो मूव आउट हो जाएगा, यानी बाहर निकल जाएगा। ठीक, फिर कह रहा है द प्रिफर्ड सबस्ट्रेट फॉर हेक्सोकाइनेज। देखिए ये इसका आंसर हो गया। अब ये अगला क्वेश्चन है, इसका मतलब समझे कि नहीं। फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू व्हेन अ सेल केप्ट इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। जब किसी भी सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो वाटर मूव आउट हो जाता है सेल से, सेल के अंदर से पानी जो है बाहर निकल जाता है। ठीक है ना, जो भी सेल के अंदर वाटर होगा जा करके वो बाहर निकल जाएगा अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के संपर्क में आएगा सेल। फिर कह रहा है द प्रिफर्ड सबस्ट्रेट फॉर हेक्सोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज के लिए जो प्रिफर्ड सबस्ट्रेट होता है जा करके वो क्या होता है जा करके आप बताएंगे जा करके ग्लूकोज। ग्लूकोज इज द प्रिफर्ड सबस्ट्रेट्स फॉर हेक्सोकाइनेज। बायोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है, याद रखेंगे जा करके। प्रिफर्ड सबस्ट्रेट फॉर हेक्सोकाइनेज ग्लूकोज, ठीक है ना। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, कह रहा है फॉलोइंग इज एक्साइटरी न्यूरोट्रांसमीटर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लगा लीजिए वेरी वेरी वेरी। कह रहा है इनमें से कौन सा एक्साइटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। एक्साइटरी न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा है आप बताएंगे। ग्लूटामेट। ग्लूटामेट जो होता है ये एक्साइटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है। तो फॉलोइंग इज एक्साइटरी न्यूरोट्रांसमीटर आप बताएंगे ग्लूटामेट। फिर क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ेंगे। द कोन ऑफ रेटिना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, समझाने वाला क्वेश्चन। कह रहा द कोन ऑफ रेटिना, जो रेटिना की कोन सेल्स होती है जा करके इसका क्या काम होता है, क्या रोल होता है, तो आप बताएंगे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर विजन। आज मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल बात बताने जा रहा हूँ जिसको आप हमेशा रटते रहे होंगे और भूल जाते होंगे। मैंने क्या बताया था, आई में, आँखों में 2 तरीके की सेल्स होती हैं। एक होती है हमारी रॉड सेल, एक होती है हमारी कोन सेल्स, ठीक है ना। रोड सेल्स जो होती है ये रात में देखने के काम आती है और जो कोन सेल्स होती है दिन में देखने के काम आती है, ठीक है ना। आपने सुना होगा कलर विज़न। कलर विज़न आपने सुना होगा, ये एक जेनेटिक डिसीज़ होती है कलर विज़न, जिसमें आदमी रेड और ग्रीन कलर में अंतर नहीं कर पाता है, ठीक है ना। जैसे ये मैं आप क्या लिख रहा हूँ, ग्रीन कलर से लिख रहा हूँ। अब अगर आप जिसको कलर विज़न होगा आप उसको ये ग्रीन कलर दिखाएंगे और इसी पर रेड चला दीजिए, आप उसको लगेगा ये दोनों एक ही कलर हैं। वो अंतर नहीं कर पाता लाल और हरे कलर में, ठीक है ना। और कब नहीं कर पाता है, जब आप दिन में देखेंगे। भाई प्रकाश आप दिन में ही तो समझ में आएगा अच्छी तरीके से। ऐसे समझिए कि नेचुरली अगर आप देखेंगे कि नेचुरली प्राकृतिक रूप से आप कलर कब देख पाते हैं, जब सूर्य निकलता है। जब सूर्य निकलेगा तभी हम लोग कलर आइडेंटिफाई कर। रात में तो हम लोग कलर नहीं समझ पाएंगे। रात में केवल रोडोप्सिन जब टूटेगा तो हमें केवल इतना विजुअल होगा जा करके ये समझ में आएगा कि हाँ यहाँ पे ये चीज़ है, ठीक है ना। लेकिन दिन में क्या होता है, हमें चीज़ें क्लियर दिखाई पड़ती हैं। जब दिन में चीज़ें क्लियर दिखाई पड़ेंगी तो दिन में ही तो हम लोग कलर देख पाएंगे वास्तव में, कौन सा लाल कलर है, कौन सा हरा कलर है। तो इस वजह से अब आप समझिए कि दिन में देखने के लिए कौन सी सेल्स जिम्मेदार होती है, आप बताएंगे कौन सेल। तो कौन सेल की वजह से ही क्या हो जाएगा, कलर विज़न हो जाएगा। कलर विज़न की दिक्कत जब होगी तो कौन सी सेल खराब हो जाएगी ह्यूमन बॉडी में, तो बताएंगे कौन सेल्स। आँखों की जो कौन सेल है वो गड़बड़ होने लगती है, उसमें कोई एरर आ जाती है, कोई डिफेक्ट आ जाता है, तो जो है क्या होता है करके कि रेड और ग्रीन कलर के बीच में हम लोग अंतर नहीं कर पाते हैं। ये बिल्कुल प्रैक्टिकली मैंने आपको बता दिया। तो अब इसको रटना नहीं, मतलब ऐसे समझ लीजिए कि आंखों में 2 सेल्स होती हैं, कोन सेल और रॉड सेल। रॉड सेल टूटेगी रोडोप्सिन पिगमेंट्स में, ठीक है ना, और रात में आप देख पाएंगे। कोन सेल्स आपको नेचुरली दिन में देखने के काम आती है और दिन में ही हम कलर समझ पाते हैं। तो दिन में ही हम लोग लाल और हरा कलर भी देखते हैं, ऐसे समझ जाते हैं। लेकिन अगर कोन सेल्स गड़बड़ हो गई तो लाल और हरे कलर में हम अंतर नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो ऐसे हम लोग सीधे याद कर लेंगे। 11 नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच मिनरल एलिमेंट्स फैसिलिटेट इंसुलिन बाइंडिंग टू सेल रिसेप्टर साइट। कह रहा
कौन सा मिनरल एलिमेंट्स ऐसा है जो फैसिलिटी देता है इंसुलिन को बाइंड होने के लिए, जुड़ने के लिए सेल रिसेप्टर में। तो कौन सा मिनरल होता है जाकर के आप बताएंगे? क्रोमियम इज अ मिनरल एलिमेंट्स फैसिलिटेट इंसुलिन बाइंडिंग टू सेल रिसेप्टर साइट। जो क्रोमियम एलिमेंट्स होता है ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है इंसुलिन को कि ये बाइंड हो जाए जा करके किसमें? रिसेप्टर में, ठीक है ना, और अपना एक्शन शो करे जा करके। क्रोमियम याद रखेंगे, ठीक है ना। फिर 12 नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या कह रहा है? इज अ फॉलेट एंटागोनिस्ट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाइए, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा मीथोट्रेक्सेट जो है ये एक फॉलेट एंटागोनिस्ट है। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है इन डिफरेंट टाइप्स, क्या कह रहा है? इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन द रेट ऑफ रिजेक्शन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर इज। इन डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन, जब कह रहे हो डिफरेंट तरीके के टिश्यू का ट्रांसप्लांट हम लोग करते हैं, द रेट ऑफ रिजेक्शन, जो रिजेक्शन की रेट होती है इन डिक्रीजिंग ऑर्डर में वो रेट कैसे होगी जाकर के? डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन होता क्या? सपोज दैट किसी बॉडी में आप टिश्यू का ट्रांसप्लांट कर रहे हो, ठीक है ना, तो बॉडी जो उस टिश्यू को एक्सेप्ट भी करेगी, कुछ टिश्यू को रिजेक्ट करेगी। तो जो रिजेक्ट करने का प्रोसेस है वो घटते हुए क्रम में कौन सा है? मतलब पहले इसको करेगी, उसके बाद इसको करेगी, उसके बाद इसको करेगी। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या आएगा, सब जीनोग्राफ्ट को पहले वो रिजेक्ट करेगी, उसके बाद एलोग्राफ्ट, फिर आइसोग्राफ्ट। तो ये घटता हुआ क्रम है, सबसे पहले जीनोग्राफ्ट, फिर एलोग्राफ्ट, फिर आइसोग्राफ्ट। तो ये इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन द रेट ऑफ रिजेक्शन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में रेट ऑफ रिजेक्शन है ना। जीनोग्राफ्ट, फिर एलोग्राफ्ट, फिर आइसोग्राफ्ट। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए क्या कह रहा है, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है तो इसको बहुत ही समझदारी से देखा जाएगा, इत्मीनान के साथ। कह रहा, अ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम न्यूमोनिया एंड टीबी was found to have very low CD4 plus T cells probability the causative organism belongs to। कह रहा है कोई एक पेशेंट है जो सफरिंग, मतलब जिसको दिक्कत है न्यूमोनिया की, ठीक है ना, और साथ ही साथ उसको टीबी है, न्यूमोनिया भी है और टीबी भी है। अब कह रहा है और साथ ही साथ उसमें बहुत ही ज़्यादा लो लेवल है किसका? टी सेल्स का। टी लिम्फोसाइट, CD4 या हेल्पर टी सेल्स जो होती हैं, टी सेल्स और बी सेल्स, दो तरीके की लिम्फोसाइट होती है, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। तो टी लिम्फोसाइट की बात कर रहा है कि टी लिम्फोसाइट उसमें कम है। द कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म बिलोंग्स टू, तो कह रहा कौन सा कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होगा और ये किससे बिलोंग करेगा? तो ये होता है रीट्रोवायरस। कौन सा वायरस होता है? रीट्रोवायरस। अगर ह्यूमन बॉडी के अंदर रीट्रोवायरस चला गया तो ये क्या करेगा? पहली बात तो न्यूमोनिया होगा, टीबी भी हो सकती है, और साथ ही साथ CD4 प्लस टी सेल्स जो होता है, CD4 या CD4 प्लस टी सेल्स का मतलब CD4 प्लस वो बोलते हैं, और टी लिम्फोसाइट भी कहते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें कम हो जाएंगी और ये दिक्कतें आपको समझ में आएंगी अगर रीट्रोवायरस इनसाइड द बॉडी इंटर कर गया तो, ठीक है ना। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है अ मेजर प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरेज ऑफ आयरन। कह रहा है आयरन को स्टोर करने के लिए कौन सी मुख्य प्रोटीन है? मेजर प्रोटीन कौन सी है? मेजर जनरल, ठीक है ना। तो मेजर प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरेज ऑफ आयरन, आयरन को स्टोर करने के लिए मेजर प्रोटीन कौन सी है? तो आप बताएंगे फेरेटिन इज़ अ मेजर प्रोटीन फॉर स्टोरेज ऑफ आयरन। तो दोस्तों ये थे अभी तक के हमारे 15 क्वेश्चन, इसके आगे हमारे 10 क्वेश्चंस और हैं। तो उन 10 क्वेश्चन को देखने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल एग्जाम पैरा को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। हम आपके लिए इसी तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन लाते रहेंगे जब तक कि आपका फार्मासिस्ट में सिलेक्शन नहीं हो जाता है, ठीक है। और इस बात की गारंटी है कि अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो गारंटी है, लिखित गारंटी है कि आपका सिलेक्शन कहीं ना कहीं हो जाएगा, बशर्ते शर्त एक ही है कि आपको ये सारे क्वेश्चन रटे हुए होने चाहिए, बिल्कुल जबान पे होने चाहिए आपके, समझ रहे हो। आपसे कोई केवल इतना पूछे आप मेजर प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल, तुरंत आप आंसर कर दीजिए फेरेटिन। जब ये तैयारी आपकी हो जाएगी तो आप देखेंगे कि कोई भी फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम ऐसा नहीं है जो आपकी पहुंच से बाहर हो, आपकी पकड़ से बाहर हो और आपके सिलेक्शन से बाहर हो। मतलब आप जिस फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम में अपीयर हो जाएंगे वही आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, समझ लीजिए। ये तैयारी होनी चाहिए, तब तो मैं गारंटी ले रहा हूँ। अगर आप सोचो कि बस खाली पढ़ लें और पढ़ने के बाद बस हम आज देख लें वीडियो और कल वीडियो देख लें और बस जाके सिलेक्शन हो जाए, तो ऐसे सिलेक्शन नहीं होगा। वीडियो देखो प्लस क्वेश्चंस रटो। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए है, PDF फॉर्म में ये पूरा वीडियो का जो क्वेश्चंस हैं, तो आप चले जाइए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। पहले चैनल को ज्वाइन करिए, फिर इसको सारी PDF आपको मिल जाएंगी A to Z।
बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 16 नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या कह रहा है, पेप्टिक अल्सर इज कॉज्ड बाय, देखिए कितने बढ़िया क्वेश्चन है। पेप्टिक अल्सर एच पाइलोरी, एच पाइलोरी से जो है क्या हो जाता है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी से पेप्टिक अल्सर हो जाता है, ठीक है ना, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी से। अब देखिए क्या आ रहा है अगला क्वेश्चन, कह रहा है सेबोरॉट्स मीडियम इज यूज टू, सेबोरॉट्स मीडियम का इस्तेमाल कब करते हैं, तो आप बताएंगे जाकर के सेबोरॉट्स मीडियम इज यूज टू सेलेक्टिवली आइसोलेट। अच्छा ये क्या है कि देखिए ये क्वेश्चन आपको पूरा कंप्लीट नहीं मिल पाया अभी, चूंकि इसका ऑप्शन मुझे नहीं मिल पाया था, ठीक है, तो इसको हम लोग स्किप करेंगे। 18 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलेंगे। कह रहे हैं डीएनए गायरेज इज इनहिबिटेड बाय, जो डीएनए किससे गायरेज इनहिबिट हो जाता है, अगर के डीएनए गायरेज किससे इनहिबिट हो जाता है, तो आप बताएंगे नेलिडिक्सिक एसिड, नेलिडिक्सिक एसिड ये गायरेज को इनहिबिट कर देता है डीएनए में, ठीक है ना, तो डीएनए गायरेज इज इनहिबिटेड बाय नेलिडिक्सिक एसिड, ऐसे क्वेश्चन आपको रटना है। अब देखिए 19वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंसीडर्ड एज द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ वाटर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन के लिए जो कंसीडर किया जाता है बेस्ट इंडिकेटर, कौन सा इंडिकेटर है जो बेस्ट होता है वाटर पोल्यूशन के लिए, तो एक तो आता है वाटर हाइसिंथ होता है जाकर के, ठीक है ना, और यहाँ पे क्या है ई कोलाई, अच्छा यहाँ पे माइक्रोब्स की बात हो गई, कह रहा है ई कोलाई जो होता है जाकर के ये कंसीडर्ड एज द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ वाटर पोल्यूशन, ये वाटर पोल्यूशन का बेस्ट इंडिकेटर है ई कोलाई, ठीक है ना, ई कोलाई इज द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ वाटर पॉल्यूशन। फिर क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या कह रहा है, क्या कह रहा है देख लिया जाए। साल्बुटामॉल डू ऑल ऑफ द गिवन साइड इफेक्ट एक्सेप्ट, कह रहा है जो साल्बुटामॉल है वो सभी साइड इफेक्ट दे देगा, हर तरीके का साइड इफेक्ट दे देगा, मतलब ऑप्शन के हिसाब से, लेकिन एक साइड इफेक्ट साल्बुटामॉल कभी भी नहीं देगा, और वो क्या है, हाइपोटेंशन, मतलब आप समझिए कि साल्बुटामॉल कभी भी ब्लड प्रेशर को कम नहीं करेगा, है ना, साल्बुटामॉल अगर आप ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका बीपी जो है या तो हल्का सा बढ़ेगा स्लाइटली, या तो फिर नॉर्मल रहेगा, लेकिन बीपी कम नहीं होने देगा, ठीक है ना, तो साल्बुटामॉल डू ऑल ऑफ द गिवन साइड इफेक्ट एक्सेप्ट हाइपोटेंशन। आप लोग प्रैक्टिकली इसको समझिए, कभी कोई पेशेंट आ जाए, अब आपसे डेरी फाइलिन टैबलेट मांग रहा है, डेरी फाइलिन 150 mg वाली, अब उसमें साल्बुटामॉल अच्छा उसमें तो एफेड्रिन है, सॉरी साल्बुटामॉल वाली कोई टैबलेट मांग रहा है, खांसी वाली है ना, सॉरी खांसी की अगर कोई टैबलेट मांग रहा है, कह रहा खांसी आ रही है, उसको आपने साल्बुटामॉल वाली टैबलेट दे दी, साल्बुटामॉल ट्रबुटालिन वाली, है ना, तो क्या होगा, उसको हाइपोटेंशन कभी नहीं होगा, ठीक है ना, उसका बीपी लो कभी नहीं होगा साल्बुटामॉल खाने से, भले बीपी हल्का सा बढ़ जाए या नॉर्मल रहे, लेकिन उसका कम नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, कह रहा है शेड्यूल C1 ड्रग्स, शेड्यूल C1 ड्रग्स कौन सी, शेड्यूल सी किसके लिए होती है, एंटीबायोटिक्स वगैरह के लिए होती है, शेड्यूल C1 में सीरा वगैरह कर दीजिए, है ना, तो डिजिटॉक्सिन, हाँ डिजिटॉक्सिन हमारी एक ऐसी मेडिसिन होती है जो शेड्यूल C1 में आती है, बायोलॉजिकल मेडिसिन है, शेड्यूल C1 में आने वाली मेडिसिन कौन सी है, डिजिटॉक्सिन, डिजिटॉक्सिन मेडिसिन आ जाएगी हमारी शेड्यूल C1 में। फिर क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है शेड्यूल जी ड्रग्स, शेड्यूल जी ड्रग्स कौन सी ड्रग्स होती हैं, तो मैंने आपको बताया कि शेड्यूल जी ड्रग्स वो होती हैं जिनको किसी रजिस्टर्ड जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है उसके देखरेख में लेना है, अंडर द सुपरविजन ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। ये शेड्यूल जी की डिफिनीशन है, परिभाषा है कि ड्रग्स शुड बी टेकन अंडर द सुपरविजन ऑफ मेडिकल प्रैक्टिशनर, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, ठीक है ना, तो शेड्यूल जी ड्रग में हमारी ऑक्सीटोसिन आती है जाकर, कौन सी आती है, ऑक्सीटोसिन, ठीक है ना, जो स्मूथ कर देता है जाकर के चाइल्ड बर्थ को स्मूथ कर देता है ऑक्सीटोसिन, ठीक है ना, मिल्क सिक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है इन मैमल्स, मिल्क सिक्रीशन के लिए फीमेल्स में रिस्पॉन्सिबल होता है ऑक्सीटोसिन। साथ ही साथ कभी आपको जनरल साइंस में चले जाएंगे तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि विच वन इज़ द लव हार्मोन्स, लव हार्मोन्स के रूप में कौन सा जाना जाता है, तो ऑक्सीटोसिन, ठीक है ना, तो ये सारे क्वेश्चन हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है शेड्यूल एच ड्रग्स आर, अब फिर से देखो शेड्यूल एच आ गया, एच फॉर हिस्टामिन, हिस्टामिन का मतलब हो गया जाकर के, मतलब ये याद करने के लिए बता रहे हैं, हिस्टामिन एलर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, किसके लिए, एलर्जी, बॉडी में एलर्जी हो रही है तो हिस्टामिन की वजह से होती है, ठीक है, हिस्टामिन बॉडी से सिक्रीट आउट हुआ तो एलर्जी हुई। अच्छा जब बॉडी में एलर्जी होगी तो आप कहाँ जाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, जब डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर आपको प्रिस्क्रिप्शन लिखेगा, प्रिस्क्रिप्शन का मतलब पर्चा लिख दिया और पर्चे के हिसाब से आपने दवा खाई, आप सही हो गए। तो शेड्यूल एच ड्रग्स में क्या होता है, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स होती हैं जाकर के, ठीक है, और इसमें कौन सी ड्रग आ जाएगी, डाइक्लोफिनेक भी हमारी प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स में आती है, हालांकि आती ओटीसी में है, लेकिन इसको प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स में भी माना गया है इस क्वेश्चन पेपर में, ठीक है ना। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, कह रहा है विच ऑफ द गिवन ड्रग इज अ डाई, बहुत वेरी 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 और वेरी
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें वेरी वेरी लगा दिया, इसको अपने खून में सीधे डाल लीजिए आप, ताकि ये खून में आपसे सोते समझ जागते और बिल्कुल समझ लो अगले जन्म में भी कोई पूछे तो आप बता दो। तो विच ऑफ द गिवन ड्रग इज अ डाई, कौन सी ड्रग एक डाई की तरह काम करती है, एक कलर की तरह काम करती है। डाई का मतलब एक तरीके का कलर। तो आप बताएंगे क्लोफाजिमीन। क्लोफाजिमीन जो है एक ऐसी मेडिसिन है जो डाई की तरह भी काम करती है, ठीक है ना। तो विच ऑफ द गिवन ड्रग इज अ डाइक्लोफाजिमीन। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 25 नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या कह रहा है, ईथम ब्यूटॉल कॉजेज, ईथम ब्यूटॉल क्या कॉज करता है जाकर के। तो आप बताएंगे ईथम ब्यूटॉल कॉजेज, आप बताएंगे ईथम ब्यूटॉल पहली बात तो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है, तो ये क्या करता है, रेड ग्रीन येलो ब्लाइंडनेस, किस तरीके की ब्लाइंडनेस कर देता है, रेड ग्रीन येलो ब्लाइंडनेस। ब्लाइंडनेस का मतलब समझ रहे हैं ना कि ये कलर आपको कम दिखाई पड़ेंगे, यानी एक तरीके से विजुअल डिफेक्ट कर रहा है आकर के ईथम ब्यूटॉल। और ओटोटॉक्सिसिटी कौन सी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग करती है, ओटोटॉक्सिसिटी यानी कान के लिए टॉक्सिसिटी, कान में टॉक्सिसिटी हो जाए तो आ जाएगा स्ट्रेप्टोमाइसिन। कौन सा आ जाएगा, स्ट्रेप्टोमाइसिन का कॉज कर देती है ओटोटॉक्सिसिटी। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 25 क्वेश्चन। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल एग्जाम पैरा को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्त तक शेयर करें। हम आपके लिए इसी तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कनेक्शन लाते रहेंगे। और साथ ही साथ अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो टेलीग्राम लिंक पर आप चले जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है टेलीग्राम का लिंक, और वहाँ से जा करके आप चैनल को ज्वाइन करके सारी PDF A to Z आप ले सकते हैं, जो अभी से लेकर के और लास्ट तक, जब से मैंने शुरू किया है तब तक की उसमें पड़ी है PDF, और वो सभी आपके काम की हैं, ठीक है ना। तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच।